एम्पियर सर्किट लॉ का जो डेरिवेशन है वो हम कर चुके हैं। एम्पियर लॉ का जो डेरिवेशन है वो फर्स्ट एप्लीकेशन भी है। आज हम करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जब हम सोलेनॉइड के अंदर हम करंट को पास करते हैं तो करंट सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर हम ये जो सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसको हम फ्रीली सस्पेंड करें एयर के अंदर, तो ये जो सोलेनॉइड है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा। ये जो मैग्नेट है, अगर हम बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो भी अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल की तरफ अलाइन करता है। तो जब हम सोलेनॉइड के अंदर से करंट को पास करते हैं तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, यानी कि ये मैग्नेट की तरह बनता है। इसलिए हम इसको मैग्नेटिज्म में सोलेनॉइड को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं सोलेनॉइड क्या है। एक स्ट्रेट वायर ले लें आप, उस वायर को, या आप मार्कर ले लीजिए, इस मार्कर के अराउंड लपेटने के बाद क्या होगा, ये एक स्प्रिंग बनेगी, यानी कि एक स्ट्रेट वायर को अगर हम स्प्रिंग की शक्ल देंगे तो उसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड मीन्स कॉइल या स्प्रिंग। जो सोलेनॉइड के जो टर्न है, ये जो हम जिस वायर को हम इसके अराउंड लपेट रहे हैं वो नेकेड वायर नहीं होनी चाहिए, वो इंसुलेटेड वायर होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो वायर इंसुलेटेड नहीं होंगी, नेकेड वायर होंगी, नंगी वायर होंगी, तो क्या होगा, वो आपस में टच होंगी। वायर आपस में टच होंगी तो उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हमारा जो वायर है, जो हम इस वायर को लपेट रहे हैं, वो वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए। यह हमारे पास स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर को हम एक स्प्रिंग की शक्ल देंगे, ये इंसुलेटेड वायर होनी चाहिए। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ऐसे यहां से करंट ऊपर जा रहा है। ये जो अप एरो है वो सिलेंडर के उस साइड पे है, या आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ही करंट हम यहां से पास करेंगे तो जिधर से करंट इंटर हो रहा है, अब देखिए, जब हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड में सोलेनॉइड को इस तरह से पकड़ें, ठीक है, इस तरह से पकड़ें कि थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में हो, और कर्ल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, अगर हम सोलेनॉइड को, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को पकड़ेंगे तो करंट नहीं आएगा। देखिए, करंट तो अव्वल तो इसमें करंट कम होगा। अगर करंट ज़्यादा है तो पकड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ में पकड़ें, पकड़ने की एक्टिंग करें, ऐसे पकड़ने की एक्टिंग करें, तो इसको हम कहते हैं आप हाथ में पकड़ें। तो कहने का मतलब ये, आप देखिए, ये जो करंट है ये ऐसे है। देखो, ये जो डायरेक्शन है वो करंट की, मैं इसको रेस कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप। सिर्फ बाहर वाला देखो, ये सिलेंडर की जो पीछे साइड है उधर करंट ऊपर जा रहा है, लेकिन बाहर साइड से ये नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे आ रहे हैं, देखो यूं, ऐसे यहां से निकल रहा है। देखो, ये बाहर निकल रहा है, यहां से, ये यहां से निकल रहा है। मैं इधर ऊपर बना रहा हूँ, ये यहां से निकल रहा है ऐसे। तो इसका मतलब ऊपर पोर्शन से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है। तो ऊपर से देखो, ये राइट हैंड रूल ऐसे होगा। तो ये जिधर से करंट इंटर कर रहा है वो साउथ पोल होगा, जिधर से करंट बाहर आ रहा है वो नॉर्थ पोल होगा। यानी कि आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, जिस साइड से करंट इंटर कर रहा है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटर करेगी, जिधर से करंट बाहर आ रहा है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बाहर आएंगी। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं शो कर रहा हूँ ऐसे, ये फील्ड लाइंस है हमारे पास। ऐसे फील्ड लाइंस को टच नहीं करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास है फिगर ए, जिसको हम कहते हैं फिगर ए। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ के जरिए सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक क्लोज पाथ,
एक क्लोज लूप हम कंसिडर करेंगे। 3 कंडीशन उसको फुलफिल करना चाहिए। अव्वल तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेंथ के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो या मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। ये 3 सिचुएशन आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। इस तरह से आपको एम्पियर सर्किट लॉ लगाने में आसानी होगी। आप इजीली एम्पियर सर्किट लॉ को इस्तेमाल करते हुए इजीली आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो वही हम करेंगे। पहले कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उसका हम आंसर करेंगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि एम्पियर सर्किट लॉ को हम सर्किट लॉ क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि एम्पियर सर्किट लॉ को हम सर्किट लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लॉ है वो सर्किट के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि सर्किट को हम सॉल्व करने के लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ने ये किया है कि हम जो डिराइव करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ को सिंगल करंट के थ्रू, एक करंट पास होता है तो उसे हम एम्पियर सर्किट लॉ को हम डिराइव करते हैं। लेकिन अगर सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा करंट हो, यानी कि क्लोज पाथ के अराउंड एक से ज़्यादा करंट हो, तो फिर हम पॉजिटिव करंट कौन से लेंगे, नेगेटिव करंट कौन से लेंगे, यानी कि डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। तो इसको हम आंसर करेंगे। ये I1 है हमारे पास, ये I2 है, I3 है, I4 है। सपोज यहाँ पर I1 I2 का डायरेक्शन सेम है, I3 और I4 का डायरेक्शन सेम है। तो I1 और I2 नेगेटिव करंट है या I3 और I4 नेगेटिव करंट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है डायरेक्शन कैसे लेते हैं, यानी कि ये आपकी मर्जी है। डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से लेते हैं। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने के लिए राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं। कर्व द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट while thumb shows the direction of magnetic field या नॉर्थ पोल। अगर हम फिंगर को I1 और I2 के डायरेक्शन में अगर कर्ल करेंगे तो I1 और I2 पॉजिटिव करंट होगा, जबकि I3 और I4 नेगेटिव करंट होंगे। अगर हम कर्ल फिंगर को I3 और I4 की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो I3 और I4 पॉजिटिव, I1 और I2 नेगेटिव। लेकिन इस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा आंसर भी हो गया। तीसरा आंसर इन्होंने ये किया है, ये जो एम्पियर सर्किट लॉ के जो अंदर हमने पढ़ा था म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स, और अभी एप्लीकेशन के अंदर भी वो आएगा। तो म्यू नॉट टाइम्स को हम क्या कहते हैं, ये जो म्यू नॉट है इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ये इसकी वैल्यू है फिक्स, पाई की वैल्यू है 3.14। ये हमेशा आपने याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट ने ये पूछा है इसका मतलब क्या है। यहाँ तक तो स्टूडेंट भी जानता है, लेकिन इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू कितना पास करता है उसको कहते हैं परमेबिलिटी। यानी कि जैसा कि एक कपड़ा है, आप सिंगल कपड़े को नल के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पानी गिरेगा। अगर आप उस कपड़े को डबल कर देंगे तो क्या होगा, पानी कम गिरना शुरू होगा। तो कोई भी मटेरियल अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को कितना पास करता है, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कितना पास करने देता है, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। हमने गॉसेस लॉ के अंदर भी एक कांस्टेंट पढ़ा था, वो था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब एक्सटर्नल फील्ड को कितना कम करता है, लेकिन यहाँ पर परमेबिलिटी का मतलब कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड को बनने देता है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने देगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया है। अब हम इस जो एप्लीकेशन को हम डिराइव करने जा रहे हैं। सोलेनॉइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमने फिगर ए में हमने बनाया है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो है फील्ड यूनिफॉर्म भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, जबकि बाहर साइड पर फील्ड इतनी कम होती है, इतनी वीक होती है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड हम कंसिडर करेंगे 0। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम एम्पियर सर्किट लॉ से हम डिराइव करेंगे। कंसिडर a rectangular
loop A B C D as shown in figure B। फिगर बी हम बनाते हैं। फिगर बी यही है। फिगर बी में सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम शो करेंगे, पूरा सोलेनोइड को हम नहीं बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है लेफ्ट टू राइट बनी हुई है फिगर ए में, वही हम बना रहे हैं दोबारा। ये कोशिश करें ये स्ट्रेट लाइन बनाएं और फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हमने जो एम्पेरियन पाथ यानी कि क्लोज पाथ को हम एम्पेरियन पाथ भी कहते हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोज पाथ आर एम्पेरियन पाथ। यहाँ पर एम्पेरियन पाथ हमने रेक्टेंगल की शक्ल में लिया है, ये रेक्टेंगुलर शेप में हमने लिया है, रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे। ये जो रेक्टेंगुलर पाथ हमने लिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे आसान मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का एम्पेरियन पाथ या एम्पेरियन क्लोज पाथ हमें चाहिए, तब जाकर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई और शेप लेंगे तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, हमें जो हाई लेवल की मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हमने खुद से चूज़ किया। हमने जो 3 कंडीशन, वो कंडीशन, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए शेप का मैंने क्लोज पाथ बनाया है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी है, ये लेंथ हमारे पास L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, यहाँ पे कितने साइड है? L1, L2, L3, L4 है। तो हम अप टू 4 स्टेप तक हम एम्पियर सर्किटल लॉ को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे n की जगह हम 4 लिखेंगे। I पार्टिकल 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे होगा B डॉट डेल L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। ये जो करंट है ये करंट इनक्लोज या करंट इनसाइड। 4 साइड है तो हमने सिर्फ 4 साइड के लिए ये लिखा है, तो इसलिए हमने n की जगह 4 लिखा है। इसको 4 स्टेप तक ही एक्सपेंड करेंगे हम। B डॉट डेल L1 प्लस B डॉट डेल L2 प्लस B डॉट डेल L3 प्लस B डॉट डेल L4। डेल L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज या करंट इनसाइड। इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। फॉर लेंथ एलिमेंट L1 के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास होगा B डॉट डेल L1 इज इक्वल टू B डेल्टा L हमारे पास L1 है और कास थीटा। यहाँ पे आप एंगल देखें, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। हियर द एंगल बिटवीन B and L1 इज 0। एंगल 0 है यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। B डॉट डेल L1 इज इक्वल टू BL1 कास 0। कास 0 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो B डॉट डेल L1 इज इक्वल टू BL1। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। नाउ फॉर एलिमेंट L2 के लिए आप लिखें जरा। L2 के लिए हमारे पास ये वाला टर्म आएगा, B डॉट डेल L2 इज इक्वल टू B L2 कास थीटा। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा B डॉट डेल L इंटू 2 इज इक्वल टू BL2 कास 90। कास 90 की वैल्यू आएगी 0, तो B डॉट डेल L2 इज इक्वल टू BL2 0। ये वैल्यूज आएगी B डॉट डेल L2
2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 लिखते। नाउ फॉर एलिमेंट L3, here magnetic field 0 because this site lies outside the solenoid। ये सोलिनॉइड के बाहर लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। स्टेप 3 होगा बी डॉट डेल L3 cos थीटा। एंगल से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बी डेल L3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई L3 cos थीटा, ये पूरा 0 हो गया। बी डॉट डेल L3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 लिखिए। फॉर एलिमेंट L4, ये लास्ट एलिमेंट है, तो बी डॉट डेल L4 इज इक्वल टू बी L4 cos थीटा। द एंगल बिटवीन बी एंड L4 इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पे भी एंगल 90 का बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और साइड के दरमियान। तो बी डॉट डेल L4 इज इक्वल टू बी L4 cos 90। cos 90 की वैल्यू है 0, तो इस साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0। बी L4 0, तो ये वैल्यू आएगी 0। बी डॉट डेल L4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5 ले लें। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 को आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए। पुटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में पुट कीजिए। अभी मैं रेस कर रहा हूँ, आपने नोट किया होगा, आपने नोटबुक पे देखना है। जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए, हर चीज़ आप नोट करते जाएं। बी डॉट डेल L1 की वैल्यू है हमारे पास बी L1 प्लस बी डॉट डेल L2 की वैल्यू है 0, बी डॉट डेल L3 की वैल्यू है 0, बी डॉट डेल L4 की वैल्यू भी 0 है। म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज या करंट इनसाइड। बी L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख दें। अब हम निकालेंगे करंट इनक्लोज्ड, वेयर आई इज करंट इनक्लोज्ड आर करंट इनसाइड। इसको हम करंट इनसाइड भी कहते हैं, करंट इनक्लोज भी कहते हैं। ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एज वी नाउ दैट number of turns per unit length नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हम शो करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन इक्वल होती है एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन एल। टोटल लेंथ में एन टर्न है, 1 सेंटीमीटर में 1 टर्न है, तो 2 सेंटीमीटर में 2 टन होगा, और एल में हमारे पास होगा एल एन। टोटल लेंथ में कैपिटल एन होगा तो कैपिटल एन की वैल्यू होगी एन एल। अब यहाँ पर जो टोटल लेंथ सिर्फ L1 रह गया ना, तो टर्न इन लेंथ L1, तो यहाँ पे होगा एन L1। हैंस टोटल करंट इनक्लोज्ड या करंट इनसाइड, टोटल करंट इनक्लोज होगा हमारे पास। करंट इनक्लोज को मैं EN लिख देता हूं ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो। तो टोटल करंट इनक्लोज होगा हमारे पास लेंथ L1 में, तो NL1 I। इसको इक्वेशन 7 लिख दें जरा। पुटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6, BL1 is equal to म्यू नॉट स्मॉल n
L1 I, L1 कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यह हमारे पास एक रिजल्ट है, इसको आप क्वेश्चन 7 लिखते हैं। अब देखो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n कैपिटल N डिवाइड बाय L है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं आर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N आई डिवाइड बाय L। इसको क्वेश्चन 8 लिख लीजिए। ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए भी एमसीक्यूज में भी आते हैं और इसे न्यूमेरिकल भी हल होगा। स्मॉल n की जगह हमने N/L रखा है। तो ये एप्लीकेशन हमने कंप्लीट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो रूल है वो भी आपने लिखना है। वो ज़रा मैं वर्बली बताता हूँ, आप ज़रा लिख दें। होल्ड द सोलेनोइड इन राइट हैंड इन सच अ वे दैट द कर्व फिंगर shows the direction of current while thumb shows the direction of magnetic field या direction of north pole।